बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। स्टूडेंट्स, हमने आज पेडागोजी का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जिसमें पेडागोजी का पोर्शन शामिल होता है। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि वैसे तो आप लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि तैयारी के कुछ ख़ास स्टेप्स होते हैं। किसी भी चीज़ की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को प्रॉपरली अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर कामयाब होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी एक टॉपिक जिसको हम तैयार कर रहे हैं उसको समझना होता है, कहीं से भी, किसी वीडियो से, किसी लेक्चर से या किसी अपने टीचर से। सेकंड नंबर पे हमने उस टॉपिक के नोट्स बनाने होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। थर्ड नंबर पे हमने उन नोट्स को कुछ कुछ टाइम बाद या रेगुलरली जो है उनको रिपीट करना होता है, रिवाइज़ करना होता है। और अगर तो उसमें कुछ मज़ीद हमें लगे कि नॉलेज ऐड करना है तो वो भी उन नोट्स में मीन के उन नोट्स को अपडेट करते रहना होता है। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तैयारी का, वो ये होता है कि वो टॉपिक जो आपने इन 3 स्टेप्स में तैयार कर लिया है उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी होती है। और फिर पेपर से पहले आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका वो टॉपिक हर लिहाज से तैयार होता है और आप कभी भी उसमें मार नहीं खाते। तो आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। First of all, testing elements. There are 4 testing elements: test, measurement, assessment and evaluation. Number 1 is test. What is test? Test is systematic tool or task like quiz, set of questions used to measure a person's knowledge or skill or abilities. It may be written or oral. We can also say that test is an instrument used to measure sample of behaviors, and it is the first testing element. टेस्ट बेसिकली एक टेस्टिंग एलिमेंट है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स का नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। ये हमें टेस्ट बताता है कि व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड व्हाट दे कैन डू। इट आल्सो टेल अबाउट प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इट आल्सो कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एंड टेस्ट हेल्प एम्प्लॉयज़ like if they need training or support, and it should be used to fulfill individual needs. And there are levels of test, minimum and maximum, or we can say that passing level of test. जैसा कि क्लास में हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो लेट्स सपोज कि अगर 10 मार्क्स का टेस्ट है तो एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को बता देता है कि आपका 10 में से 5 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास होगा। और फिर ज़रूरी नहीं होता कि सारे बच्चे जस्ट 5 मार्क्स लेके ही पास हो रहे हों। उसमें फिर कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं तो वो 10 में से 10 ही मार्क्स ही ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके 5 से भी लेस होते हैं, कुछ के जो है 5 से कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह जो है टेस्ट के डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं। फिर टेस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक टीचर जो है ये भी देख सकता है टेस्ट कंडक्ट करने के बाद कि स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफ़िक टॉपिक में कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनको मज़ीद क्या सीखने की या सिखाने की ज़रूरत है। और टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड को भी उसके लिहाज से मॉडिफाई कर सकता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स, टेस्ट जो है वो टेस्टिंग एलिमेंट्स के अंदर जो है वो नैरो इन स्कोप है, और ये हमें बताता है हाउ वेल अ पर्सन नोज़ अबाउट एनीथिंग। सेकंड टेस्टिंग एलिमेंट इज़ मेजरमेंट. इट इज़ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट, और वी कैन से दैट quantification or scoring of the test is called measurement. It is the second step of testing elements. मेजरमेंट जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। टेस्ट का जो रिज़ल्ट हमारे पास होता है उसी को हम मेजरमेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 85% मार्क्स लेता है टेस्ट में तो ये उसकी मेजरमेंट होगी। मेजरमेंट जो है वो हमारे पास एजुकेशन में प्रोग्रेस की मेजरमेंट हम कह सकते हैं। इसके अलावा वेट की मेजरमेंट हो सकती है, टाइम की मेजरमेंट हो सकती है, और इसके अलावा लर्निंग मेजरमेंट इन एजुकेशन मीन के ग्रेडिंग जो है स्टूडेंट के वर्क की, उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास असाइनिंग स्कोर्स हम कहेंगे कि जो हम स्कोर्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को या जो ग्रेडिंग करते हैं स्टूडेंट की वर्क को, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। टेस्ट के रिज़ल्ट को न्यूमेरिकल वे में या न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना मेजरमेंट कहलाता है।
Measurement basically give meaningful conclusion of the test, and it is used to compare or analyze one student performance with another student, and we can improve their performance in future according to the results. Third testing element is assessment, and it is broader term. It gathers broader data on learning through tests, observations and portfolios to track progress. प्रोग्रेस मीन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये असेसमेंट जो है ये ब्रॉडर टर्म है, और इसमें जो है डाटा जो है वो ब्रॉडर वे में गैदर किया जाता है टेस्ट से, ऑब्जर्वेशन से और स्टूडेंट्स के वर्क से, मीन के पोर्टफोलियोज़ वगैरह से, और फिर उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। प्रोग्रेस मीन के देखा जाता है कि उनका नॉलेज कैसा है, जो भी कुछ उन्हें सिखाया गया उसके लिहाज से उनकी स्किल्स को जज किया जाता है, उनकी एबिलिटीज़ को देखा जाता है। इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। बेसिकली इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। ग्रेडिंग इन असेसमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। उसमें मेजरमेंट में जो हमारे पास ग्रेडिंग होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और जो असेसमेंट में ग्रेडिंग होती है वो एक वर्ड या फ्रेज़ की फॉर्म में हो सकती है। मीन के टीचर जो है वो अपनी राय दे रहा होता है, टीचर जो है स्टूडेंट के वर्क को ग्रेड कर रहा होता है विद वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक गुड, फेयर, एक्सीलेंट, वेल डन। इस तरह की जो ग्रेडिंग होती है ये असेसमेंट में की जाती है। एंड असेसमेंट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ टेस्टिंग एलिमेंट्स। असेसमेंट का उर्दू मीनिंग होता है जायज़ा, और असेसमेंट के अंदर हमारे पास क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं। असेसमेंट को अगर मज़ीद हम सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन from multiple and diverse sources in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and what can do with their knowledge as a result of their educational experiences. Last step of testing elements is evaluation. It is value or worth or effectiveness, or we can say efficiency or quality or of process or product or an individual. ठीक है, इसको मैं सिंपली कहूँ तो मैं कह सकती हूँ इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ प्रोसेस और वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, और वी कैन से दैट इट इज़ द वर्थ ऑफ अ प्रोसेस और वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, और वी कैन से दैट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो इस तरह से हम एवेल्यूएशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मीन के ओवरऑल वर्थ या ओवरऑल वैल्यू जो है उसको हम एवेल्यूएशन कहते हैं। ये लास्ट स्टेप है टेस्टिंग एलिमेंट का, और इसको हम वैल्यू जजमेंट भी कह सकते हैं। एंड फर्दर इसको हम एक्सप्लेन करें तो जो हम टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट से जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसी के ऊपर जो जजमेंट पास की जाती है, जो ओवरऑल वर्थ बताई जाती है किसी इंडिविजुअल की, किसी प्रोसेस की या किसी प्रोडक्ट की, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, और ये लास्ट स्टेप होता है। इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। इवैल्यूएशन जो है वो चूँकि जजमेंट है, तो इवैल्यूएशन से हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टीचिंग के सक्सेसफुल होने का पता चलता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और उनमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इवैल्यूएशन ही वो स्टेप है जिसके बाद डिसीजन लिया जा सकता है। जैसा कि हम अगर अपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन में हम स्कूल सिस्टम में या कोई भी जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसमें हमारे पास जो लास्ट स्टेप होता है वो इवैल्यूएशन होता है। इसको अगर हम एग्ज़ाम्स के लिहाज से कंपेयर करें तो हमारे पास जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, जो सालाना पेपर्स होते हैं, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि स्टूडेंट को उसी क्लास में रिटेन करना है या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है। और ये भी देखा जाता है कि जो हमारी टीचिंग थी ऑन द होल पूरे साल की, उसमें जो है वो कितनी क्या वीकनेसेस थी, क्या स्ट्रेंथ्स थी, और उसको मज़ीद जो है वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या जिस टीचर ने जिस क्लास को पढ़ाया था वो टीचर जो है वो कितना कैपेबल है और उसने किस लेवल तक जाके जो है वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को और उनको हर लिहाज से जो है वो
फैसिलिटेट किया है कि स्टूडेंट जो है वो किस काबिल हुए हैं और वो आगे जाने के काबिल हैं या नहीं। तो मीन के इवैल्यूएशन के बाद जो है हम डिसीजन लेते हैं। अब तक हमने 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स देखे जो कि हमारे पास थे: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास टेस्ट है, तो टेस्ट को कुछ हद तक मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन तो कर दिया था, अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट की टाइप्स देखें तो हमने मेथड के लिहाज से टेस्ट की टाइप देखनी है, पर्पस के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन और ईज़ ऑफ स्कोरिंग, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बाय मेथड टेस्ट जो हैं वो हमारे पास रिटन टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल टेस्ट एंड कंप्यूटर अडेप्टेड टेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के नेम से पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिटन फॉर्म में क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देने होते हैं, पेपर पे उन्होंने राइट करने होते हैं। मीन कि उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और रिटन फॉर्म में वो टेस्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वन इज़ ओरल टेस्ट। जो हमारे पास ओरल टेस्ट है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ओरली, मीन के बोल के या स्पीकिंग के थ्रू जो है उन्होंने आंसर करना होता है ओरल टेस्ट में। थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल टेस्ट। परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल टेस्ट required to show performance practically, and the last one are computer adapted test. These tests are taken by the use of computer. सेकेंड टाइप इज़ टेस्ट बाय पर्पस। इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? दीज टेस्ट डिवेलप्ड बाय एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट। ये ऐसे टेस्ट होते हैं, ये कोई एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट इनको बनाता है, एंड इसमें जो है फिर हमारे पास जो चीज़ देखी जाती है वो वैलिडिटी और मीन के ये टेस्ट जो हैं चूँकि स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बना रहे होते हैं तो ये वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं और ये बेस्ट होते हैं। उसके बाद नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट भी इनको हम कह सकते हैं, जो सेकंड हमारे पास हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट। दीज टेस्ट आर डेवलप्ड बाय टीचर एंड दीज मीट द नीड्स ऑफ क्लासरूम। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफिकेशन और वी कैन से ईज़ ऑफ स्कोरिंग। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में फ़र्दर हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिनमें कन्वर्जेंट रिस्पॉन्स होता है और इनकी स्कोरिंग या मार्किंग जो होती है वो बहुत इजी होती है। कन्वर्जेंट रिस्पॉन्स मीन के सिंगल पॉइंट या जैसे ब्लैंक्स होती हैं या फिर हमारे पास MCQs टाइप आ जाते हैं, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आ जाते हैं। इसके अलावा मैचिंग टेस्ट भी इसमें आ जाते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस, कॉलम वगैरह। तो ये डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स वाले जो हमारे पास टेस्ट होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इसमें फिर फर्दर हमारे पास सप्लाई टेस्ट आ जाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 सिलेक्शन टाइप टेस्ट एंड नंबर 3 मैचिंग टेस्ट। सप्लाई टेस्ट जो है इसमें स्टूडेंट्स ने आंसर या चॉइस उनकी अपनी होती है, जैसे ब्लैंक्स इसमें आ जाती हैं, मीन के ब्लैंक्स में उन्होंने आंसर लिखना होता है, या फिर इसमें बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंड जो हमारे पास है सिलेक्शन टाइप टेस्ट। तो सिलेक्शन टाइप टेस्ट के नेम से पता चल रहा है MCQs होते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स होते हैं या कॉलम मैचिंग होते हैं। फिर मैचिंग टेस्ट जो है उसको फर्दर जो है हम अगर कैटेगराइज करें तो उसमें हमारे पास परफेक्ट मैचिंग, इम्परफेक्ट मैचिंग, सीक्वेंस मैचिंग एंड मल्टीपल मैचिंग आ जाते हैं। परफेक्ट मैचिंग क्या होता है? एन ऑप्शन इन कॉलम B इज़ द ओनली आंसर 1 फॉर द आइटम इन द कॉलम A। इसमें हमारे पास परफेक्ट मैचिंग में हमारे पास कॉलम बने हुए होते हैं A एंड B, और इधर जो हमारे क्वेश्चन होते हैं और इधर आंसर होते हैं, और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है और हमने जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसको उसके साथ मैच करना होता है। तो इस तरह करके जो भी जिस क्वेश्चन का आंसर होता है उसको वो उसके साथ मैच करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जी परफेक्ट मैचिंग टेस्ट। और सेकंड इम्परफेक्ट मैचिंग में आ जाता है एन ऑप्शन इन कॉलम B इज़ द आंसर ऑफ मोर देन 1 आइटम्स इन द कॉलम A। तो इसमें जो है हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन का हो सकता है, मीन के एक ऑप्शन के एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। सीक्वेंस मैचिंग रिक्वायर्ड टू अरेंज द ऑप्शंस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मैचिंग टेस्ट अगर हम देखें, अगर आप टीचर हैं और आप जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो हमारी टीचिंग के जो मोस्टली टेस्ट होते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग्स जो होती हैं ऑनलाइन, उसमें हमारे पास मोस्टली सीक्वेंस मैचिंग
टाइप टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शंस को अरेंज करना होता है, सीक्वेंस को सेट करना होता है। मल्टीपल मैचिंग में मैचिंग आइटम्स इन मोर देन 2 कॉलम्स, तो मल्टीपल मैचिंग में 2 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं और उसमें जो है हमने आइटम्स को मैच करना होता है। सेकंड टाइप है सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, और ऐसे टाइप टेस्ट में फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज बन जाती हैं इनकी, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस वाले और एक्सटेंडेड रिस्पांस वाले टेस्ट जो है ऐसे टाइप में हो सकते हैं। इनके नेम से पता चल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस में हमारे पास शॉर्ट डिटेल दी जाती है आंसर की, और एक्सटेंडेड रिस्पांस में जो है वो आंसर को लार्ज डिटेल में या ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, और वी कैन से दैट ईज ऑफ स्कोरिंग, तो इसमें हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट आ जाते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो होते हैं इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेस्ट यूज टू मेक कंपैरिजन अबाउट अमंग स्टूडेंट्स इज़ कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं टेस्ट यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स अमंग सम सेट क्राइटेरिया आर कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट। नेक्स्ट जी, हम क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट, हमारा छोटा सा टॉपिक है। टेस्ट की क्वालिटीज़ में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये जो है 5 करैक्टरिस्टिक्स किसी अच्छे टेस्ट में, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में या जो भी हमारे पास टेस्ट हो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। Now, what is validity of a test? Validity of a test mean degree to which a test measures what it intends to measure. What is reliability? Reliability is the consistency of test scores across repeated administrations. What is objectivity of a test? Objectivity is the freedom of test scoring from subjective bias or personal judgment. What is differentiability of a test? Differentiability is the test ability to distinguish high from low performers. What is usability of a test? Usability is the practicality of a test regarding time, cost, and ease of use. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसको हम टॉस भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? जब एक टीचर एक टेस्ट बना रहा होता है तो वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही टेस्ट बनाता है। इट इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर अ टेस्ट एंड मेड बाय टीचर बिफोर टेस्ट डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक टीचर जो भी टॉपिक्स पढ़ाता है या जो भी सब टॉपिक्स पढ़ाता है उन सब में से उसने टेस्ट बनाना होता है, तो उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को वो जो है वो उनके वेटेज के लिहाज से डिवाइड करता है, और मीन कि ये देखा जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने में कितना टाइम लगा, उस सारी चीज़ों को एक टेबल बनाया जाता है और उस टेबल में टॉपिक्स को मेंशन किया जाता है, उनके टाइम को मेंशन किया जाता है, और एक ख़ास फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हर टॉपिक में से एक ख़ास परसेंटेज ली जाती है क्वेश्चंस की या स्कोर्स के लिहाज से, जो है हर टॉपिक्स में से टेस्ट बनाया जाता है। डिपेंड करता है कि वो टॉपिक जो है वो कितने डेज़ में कंप्लीट हुआ है या कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है बेसिकली। तो एक जो है फार्मूला यूज़ किया जाता है और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो फिर उस टेबल में उस फार्मूले को अप्लाई करके हर टॉपिक में से क्वेश्चन लिए जाते हैं टेस्ट के लिए। तो इसको हम टेबल, वो जो टेबल होता है उस टेबल को हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला भी बता देती हूँ। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है परसेंटेज फॉर टॉपिक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ डेज़ और आवर्स स्पेंड ऑन दैट वन टॉपिक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ और आवर्स स्पेंड ऑन दैट यूनिट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। परसेंटेज ऑफ टॉपिक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ डेज़ और आवर्स स्पेंड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ और आवर्स स्पेंड ऑन दैट यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। मीन कि किस यूनिट से हमने टॉपिक लिया था उसको हम बटे के नीचे लेंगे और फिर उस टाइम पीरियड को और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास एक वेटेज निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम।
यहाँ पे जो हमने यहाँ तक पढ़ा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तक, इसके बाद हमारे पास मेजरमेंट वाला टॉपिक था, सेकंड जो टेस्टिंग एलिमेंट था। तो यहाँ से जो है हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। टाइप्स ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। मार्किंग या रिपोर्टिंग सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे इनको मैंने मेंशन किया है। नंबर 1 इज़ ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, नंबर 2 पास फेल सिस्टम, नंबर 3 चेकलिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 4 लेटर टू पेरेंट्स, नंबर 5 पेरेंट टीचर्स कॉन्फ्रेंसेस, नंबर 6 इज़ मल्टीपल मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स जो हमारे पास ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम है, इसमें हमारे पास आ जाता है जी पोजीशंस वगैरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ग्रेडिंग आ जाती है ABC ग्रेड। और पास फेल का आपको पता है कि इसमें पास या फेल किया जाता है स्टूडेंट्स को। चेक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव जो थर्ड है हमारे पास, इसमें चेक किया जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। लेटर टू पेरेंट्स मीन के पेरेंट्स आर कॉल्ड एंड रिजल्ट्स आर शेयर्ड। एंड पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस मीन PTMs वगैरह मुनक्कद करवाई जाती हैं। मल्टीपल मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में हमारे पास स्कोरिंग भी आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाता है, चेकलिस्ट, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग में हमारे पास परसेंट ग्रेडिंग, नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग, क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग, पास फेल ग्रेडिंग एंड नॉर्मल कर्व ग्रेडिंग आ जाते हैं। अब इनके नेम से पता चल रहा है कि जो परसेंट ग्रेडिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज। नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कंपेयरिंग, और हम रिलेट करते हैं एक स्टूडेंट के वर्क को दूसरे स्टूडेंट के वर्क से, उसके लिहाज से ग्रेडिंग की जाती है। क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग में एक ख़ास क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड होता है, या प्रीवियस जो हमारा रिज़ल्ट है उससे कंपेयर करके जो रिज़ल्ट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं जी क्राइटेरिया रेफरेंस ग्रेडिंग। नेक्स्ट जी रूब्रिक्स से रिलेटेड कुछ हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। रूब्रिक्स आर द टूल्स और गाइड्स फॉर मार्किंग और स्कोरिंग। अगर तो आप एक टीचर हैं तो यकीनन आपने रूब्रिक्स को देखा होगा। जब बच्चों के पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं तो पेपर के साथ ही आपको एक आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर मार्किंग की हुई होती है कि एक जैसे मैथ का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है पेपर में बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इस तरह करके अगर उसने जो भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो मैथ में जो हर स्टेप होता है, हर स्टेप के कुछ कुछ मार्क्स होते हैं, तो वहाँ पे रूब्रिक की के ऊपर मेंशन होता है कि अगर बच्चे ने यहाँ तक क्वेश्चन करके छोड़ दिया है तो उसको 5 में से कितने मार्क्स देने हैं। अगर उसने नीचे तक किया है और लास्ट वाला एक स्टेप छोड़ा है तो मीन के सेकंड स्टेप तक अगर स्टूडेंट ने किया है तो उसको इतने मार्क्स देने हैं। मीन के उस रूब्रिक के ऊपर वो जो टूल है, वो जो गाइड है, उसके ऊपर स्कोरिंग मेंशन होती है, मार्किंग मीन के एक्सप्लेन की हुई होती है कि आपने इस पेपर में इस बच्चे को इतने स्टेप्स के इतने मार्क्स देने। हर सब्जेक्ट के लिए जो है वो रूब्रिक्स होती हैं, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, या जो भी सब्जेक्ट है। तो हम सिंपली रूब्रिक को डिफाइन कर सकते हैं स्कोरिंग स्केल। अब हमारे पास जो है रूब्रिक्स की टाइप्स होती हैं, तो इसमें हमारे पास हाइपर जनरल रूब्रिक्स होते हैं, टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक्स होते हैं, एंड सिल्ट फोकस्ड रूब्रिक्स होते हैं। What is hyper general scoring? Hyper general scoring, it includes the excessively general scoring student in a test. Number 2 is task specific rubric. It includes the scoring of specific task, not include all the task of a test. And number 3 is silt focused rubric, scoring of practical skills or practical exams of a student in a test is the silt focused rubrics. Next is characteristics of rubrics: uniformity, feedback, professionalism, marking, and easy scoring. Uniformity mean consistency or consistent scoring, and feedback mean response, and professionalism mean expert, एंड इजी स्कोरिंग मीन सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास जो रूब्रिक्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसमें जो है वो फीडबैक भी होना चाहिए कि यहाँ से अगर हम इतने मार्क्स दे रहे हैं तो वो किस बेस पे दे रहे हैं या क्या, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है। और प्रोफेशनलिज्म मार्किंग, तो उसमें एक प्रोफेशनल टच भी होना चाहिए, और ईजी स्कोरिंग होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक जो है वो हमारा मेजरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थर्ड जो हमारा टेस्टिंग एलिमेंट था वो था असेसमेंट। अब हमने असेसमेंट की टाइप्स देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड समेटिव असेसमेंट, थर्ड इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फोर्थ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, एंड फिफ्थ वन इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट।
जो ड्यूरिंग क्लास असेसमेंट की जाती है वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीन के एक टीचर जब लेक्चर डिलीवर कर रहा है या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो उस वक्त वो साथ साथ अगर क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, चेक कर रहा है बच्चों का नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, उसकी टीचर की ऑब्जर्वेशन, और इसके अलावा जो है वो बच्चों से कोई भी वर्क करवा रहा है, चार्ट्स वगैरह या डायग्राम्स बनवा रहा है, क्लास वर्क उन्हें असाइन कर रहा है, होमवर्क असाइन कर रहा है, बच्चों की राइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग टीचिंग, ये जो असेसमेंट ली जाती है ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और ये इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। और इसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशंस हो सकते हैं या एक्टिव सेशंस हो सकते हैं। सेकंड वन इज़ समेटिक असेसमेंट, जो हमारे पास है जी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एंड इसमें ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, कितना उनका नॉलेज है अकॉर्डिंग टू लर्निंग आउटकम्स। और इसमें हमारे पास जो है वो इसको हम स्टेट असेसमेंट भी कह सकते हैं, और इसमें ये एंड ऑफ द टर्म या एंड ऑफ सेमेस्टर हो सकती है। मीन के वो जो है वो हम टीचिंग में साथ साथ ही कर रहे थे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, और जो समेटिव असेसमेंट है उसमें हम एक ख़ास टाइम पे जो है उसे लिया जाता है, और इसमें जो है स्कोर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर अकाउंटेबिलिटी। और इसमें हम देखें तो इसको फर्दर जो समेटिव असेसमेंट है इसको मज़ीद हम कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मल असेसमेंट होती है, और इसमें हम यूनिट वाइज टेस्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं एंड ऑफ द टर्म हो, यूनिट वाइज टेस्ट हो सकता है, या कोई भी जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उस वो असेसमेंट जो है बेसिकली वो समेटिव असेसमेंट होती है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये टीचर को हेल्प करती है कि टीचर जो है वो अपनी लेसन प्लानिंग में क्या चेंजेस लेके आए, फर्दर जो उसकी लेसन प्लानिंग है उसको वो इम्प्रूव कर सकता है एक टीचर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अकॉर्डिंग टू समेटिव असेसमेंट भी एक टीचर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है अपनी लेसन प्लानिंग को। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट को यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड लर्निंग गैप्स। सेकंड लास्ट इज़ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। दिस असेसमेंट इज़ दैट विच कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ देयर peers. Last one is criterion referenced assessment, assessment that evaluates students' performance based on specific learning outcomes or specific learning objectives or criteria or any specific standard is called criterion referenced assessment. तो ये हमारे पास थी assessment की types. Next is paradigms of assessment, assessment of learning. Number 2 is assessment for learning. Number 3 is assessment as learning, and number 4 is assessment in learning. इनकी अगर थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूं तो जो हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ टीचर सेंटर्ड, और इसको हम समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, एंड इट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, एंड असेसमेंट एज लर्निंग इज़ सेल्फ असेसमेंट और स्टूडेंट पीयर असेसमेंट या टीचर असेसमेंट, मीन के टीचर्स की आपस में या फिर एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ, और इस तरह जो खुद से जो असेसमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट जो होती है उसे असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। और हमारे पास जो लास्ट वन है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन विच टीचर मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, प्रोवाइड फीडबैक एंड एडजस्ट टीचिंग टू एनहांस लर्निंग। यहाँ तक असेसमेंट का टॉपिक हमारा कवर होता है, और टेस्टिंग एलिमेंट में जो फोर्थ और लास्ट एलिमेंट था वो हमारे पास था इवैल्यूएशन। तो अब यहाँ से हमारे पास इवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट होता है। वेल टाइप्स हैं, हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सेकंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, थर्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फोर्थ बैंक मार्क्स इवैल्यूएशन, एंड लास्ट वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है ये बिल्कुल स्टार्ट होती है बिफोर इंस्ट्रक्शन, मीन के एक स्टूडेंट को जब स्कूल में एडमिट करवाया जाता है तो चेक किया जाता है कि उस स्टूडेंट को किस ग्रेड में प्लेस किया जाए, तो ये हमारे पास प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू चेक द permanent learning difficulties of students to adapt or adjust a curriculum according to the unique needs of students. So this is diagnostic evaluation.
मेन जो बात आपने याद रखनी है, बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट इज़ प्लेसमेंट एवेल्यूएशन एंड डन बिफोर स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन के बिल्कुल जो हमारी एक क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बच्चा स्कूल में दाखिल हो रहा है तो उसके लिए जो एवेल्यूएशन है वो प्लेसमेंट एवेल्यूएशन है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। Placement evaluation, it is done before the instruction starts when the child admits in school to place him in class or grade. मीन के इसमें प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है बच्चे का और देखा जाता है कि वो किस ग्रेड के काबिल है या किस क्लास में है उसे रखा जाए। सेकंड वन इज़ डायग्नोस्टिक evaluation. It is also done before the start of instruction. Check the permanent learning difficulties of students to adapt or adjust curriculum according to the unique needs of students. Mean before starting class, tell topic name, or we can ask some questions like tell topic name, ask questions, check how much knowledge students have about that topic. मीन के टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, हम टॉपिक का नेम बता के बच्चे से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं कि कितना नॉलेज उसके पास है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, इट इज़ डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये आपने याद रखनी है। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन बिफोर द इंस्ट्रक्शन स्टार्ट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन के बच्चा जब एक क्लास में आ जाता है तो उसका फिर प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, लेकिन प्लेसमेंट एवेल्यूएशन जो है बच्चा क्लास में दाखिल होने से पहले एक स्कूल में जब दाखिल होता है तो तब उसका प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है। और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन जो है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो है ये एवेल्यूएशन की जाती है टू चेक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। Next is benchmark evaluation. Benchmark evaluation summary from students. I mean के it is during the instruction after the completion of a unit or chapter or topic. बच्चे से कहा जाए कि आप इसकी summary जो है वो हमें provide करें, तो ये जो है वो benchmark evaluation होगी। मीन के बच्चे की understanding according to topic, मीन के जो भी topic बच्चे को ये unit पढ़ाया गया है तो उसकी understanding check करने के लिए। Last one is summative evaluation. Summative evaluation जो है it is done after the instruction at the end of the year at completion of course of study. तो ये जो इसमें कुछ ख़ास पॉइंट्स थे ये आपने याद रखने हैं। बिफोर द इंस्ट्रक्शन स्टार्ट, एंड द थर्ड वन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, फोर्थ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज़ आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। तो ये इसमें कुछ ख़ास टर्म्स हैं जो कि MCQs में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ फेजेस ऑफ एवेल्यूएशन। फेजेस ऑफ एवेल्यूएशन को हम P से याद कर सकते हैं। फर्स्ट P इज़ प्लानिंग फेज़, सेकंड P इज़ प्रोसेस फेज़, एंड थर्ड P इज़ प्रोडक्ट फेज़। अब एवेल्यूएशन का फर्स्ट फेज़ क्या है? प्लानिंग फेज़। इट इज़ फर्स्ट फेज़ ऑफ एवेल्यूएशन इन्वॉल्व्स जो प्लानिंग फ़ेज़ है वो फर्स्ट फेज़ है एवेल्यूएशन का। इट इन्वॉल्व्स द सिचुएशन एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग ऑफ टेस्ट। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। सिचुएशन एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट फॉर मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग ऑफ टेस्ट्स। तो ये है जी प्लानिंग फेज़। सेकंड फेज़ इज़ प्रोसेस फेज़। इन दिस फेज़ द इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड। सेकंड फेज़ में बेसिकली इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है। एंड द थर्ड फेज़ इज़ प्रोडक्ट फेज़। इट इन्वॉल्व्स टेस्ट एनालिसिस, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड मेकिंग recommendations ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो प्रोडक्ट फेज़ है इसमें हमारे पास टेस्ट एनालिसिस आ जाता है, स्कोरिंग आ जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट आ जाता है, एंड मेकिंग डिसीजंस और रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास थे फेजेस ऑफ इवैल्यूएशन। और लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है जी पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज़ डिसीजन। मीन के इवैल्यूएशन के बेस पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है उसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करना है या नहीं करना, और इसके अलावा और भी बहुत से डिसीजन जो है वो हो सकते हैं। सेकंड इज़ ग्रेडिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें डिसीजन में ही ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को, सबको एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। इस एवोल्यूशन के बाद मीन के सबको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है पूरे साल की, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है। उसके अलावा प्रोग्राम एवोल्यूशन, इम्प्रूव लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। तो ये सारे हैं पर्पसेस ऑफ एवोल्यूशन।
ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने टेस्टिंग एलिमेंट्स को कम्प्लीटली डिटेल में देखा, जिसमें 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स थे। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने डिफ़ाइन किया, उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया, उनकी टाइप्स, उनके पर्पसेस और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आ सकते हैं। हर लिहाज से मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, उसके बाद अपने नोट्स बनाएँ और उसके बाद जो है आप किसी बुक से कंसल्ट करके मज़ीद जो है इसमें एडिशन करें। और पेपर की तैयारी करते हुए आप MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करें। और इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो सकती हैं, जैसे आइटम एनालिसिस हो सकता है। आइटम एनालिसिस, तो इसको भी देखिएगा आप लोग। आइटम एनालिसिस, और आइटम एनालिसिस में क्या होता है? आइटम एनालिसिस में ये देखा जाता है कि हमारा जो टेस्ट है उसके आइटम को बेसिकली एनालाइज किया जाता है कि वो जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ठीक हैं, ऑब्जेक्टिव्स की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमारा टेस्ट है, इट एनालाइजेज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एंड इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। तो इसमें आइटम एनालिसिस में फिर आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आइटम की डिफ़िकल्टी लेवल आ जाता है। एक और टर्म इसमें यूज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन पावर, और डिफ़िकल्टी लेवल में एक ख़ास फार्मूला यूज़ होता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर में एक ख़ास फार्मूला यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। तो डिस्ट्रैक्टर्स किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे चेक किया जाता है। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं टेस्ट से रिलेटेड, इनको भी देख लीजिएगा। एट द एंड मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि मेहनत करें और हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, यकीन रखें, और ख़ुद अपनी ज़ात पे भी यकीन रखें, और यकीनन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और एक छोटा सा जो एक लेसन या एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये कि नेवर फॉरगेट योर ड्रीम्स बिकॉज़ योर ड्रीम्स गिव यू डायरेक्शन टू योर डेस्टिनेशन। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।